अच्छा, डाइवर्जेंस जो है वो हमने उसको काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया, उसके अंदर गाजेस लॉ जो है उसको भी डिस्कस किया है। आज हमने जो है वो डाइवर्जेंस की जगह कर्ल निकालना है, और कर्ल का मैंने आपको कल भी बताया था कि डेल क्रॉस ई जो होता है ना, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो कर्ल नहीं करती, वो किसी सोर्स से डाइवर्ज करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका कर्ल जो है वो ज़ीरो के बराबर। अब हमने ये कर्ल को हमको इतनी ज़्यादा डिटेल्स के साथ यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे, बात हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि कर्ल तो है ही ज़ीरो है। अब जब ये चीज़ ही एक ज़ीरो निकल रही है तो इसकी क्या डिटेल में हम जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर जो कि डाइवर्जेंस निकल रहा था, और डाइवर्जेंस की वजह से क्या चीज़ बन रही थी, गाजेस लॉ। और वो गाजेस लॉ जो है दैट इज़ वेरी यूज़फुल इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसमें तो निकल ही ज़ीरो रहा है, तो इससे आगे फिर हम क्या निकालेंगे। ठीक है, बहरहाल हमने इसको जो है वो प्रूव करके हमने देखना है। तो वी विल calculate the curl of E by considering the most simple configuration a point charge at the origin। यानी कि अगर एक पॉइंट चार्ज ओरिजिन के ऊपर हो तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो इन दिस केस E is equal to 1/4 pi epsilon naught q over r square r यूनिट वेक्टर। ये आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज में। हल ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है ये शायद हम सेकंड ईयर से इसको पढ़ते चले आ रहे। ये सबसे सिंपल किसी चार्ज की कन्फिग्रेशन है जो पॉइंट चार्ज की। तो मैं इसको कह देता हूँ जी कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब जो कर्ल है बेसिकली अगर फिज़िकली देखें तो कर्ल जो है फील्ड का उसको ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर उसको ज़ीरो होना चाहिए तो इसको ज़ीरो प्रूफ करने के लिए हम इस फील्ड का अगर लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें, इस फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करके उस लाइन इंटीग्रल के ऊपर लगा दें स्टोक्स थ्योरम, तो वो लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर देगा, सरफेस इंटीग्रल में। और सरफेस इंटीग्रल के अंदर उसकी जो है वो डेल क्रॉस ई उसके अंदर जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट टास्क ये है कि हम इस इक्वेशन नंबर 1 का जो है वो लाइन इंटीग्रल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल calculate the line integral of इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 का लाइन इंटीग्रल जो है वो कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू सम अदर पॉइंट बी। पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी तक एज शोन इन फिगर 1। ठीक है जी, तो पहले मैं फिगर जो है वो ड्रा करता हूँ। ये देखें आपके पास 3 डायमेंशनल सिस्टम है। यहाँ पर y है,
इधर z है और इधर x है, ठीक है। एक पॉइंट इस तरफ ये a है, ठीक है, और एक पॉइंट इधर ये b है। तो ये एक पाथ कुछ इस तरह करके इस तरफ जा रहा है, पॉइंट ए से बी तक। अब इस इधर ओरिजिन से जहाँ सेंटर पर ये चार्ज क्यू पड़ा हुआ है ओरिजिन के ऊपर, ये वाला डिस्टेंस इसका आर ए है और ये वाला डिस्टेंस इसका आर बी है। तो ये हमारे पास फिगर 1 ए है, सॉरी फिगर 1 है, दिस इज फिगर 1। अब अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो लेंथ एलिमेंट होता है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर द लेंथ एलिमेंट डी एल, जो लेंथ एलिमेंट डी एल है, इसकी वैल्यू अगर आप याद करें तो डी एल आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर साइन थीटा डी फाई, फाई यूनिट वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। आई थिंक कि ये आपको रिमेंबर होगा, नहीं रिमेंबर है, आपके इलेक्ट्रोडायनामिक्स के भी टेस्ट शुरू करने पड़ेंगे, फिर रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ एलिमेंट आपने निकाला हुआ, ये बाकायदा मैंने प्रूव किया हुआ है इसको कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है जी। इसी तरह कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, ये सारे लेंथ एलिमेंट। अब चूंकि ये आर के साथ जा रहा है पॉइंट चार्ज, तो मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का लेंथ एलिमेंट जो है उसको कंसिडर किया है, और ये दो चीज़ें तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही इस लेंथ एलिमेंट की, सिर्फ ये वाली कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। इसको एक मिनट, ये आर आना है यहाँ पर डी आर, ये वाली जो है ये सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि आपका देखें ना ये आर से जा रहा है, तो बाकी दो पार्ट, थीटा वाला पार्ट और जो एज़मुथल पार्ट है वो, उनकी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ इस रेडियल पार्ट की है। तो फिर अगर हमने निकालना है ई डॉट डी एल, यू हैव टू कैलकुलेट ई डॉट डी एल। तो मैं अगर लिखूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर डॉट डी आर आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई यूनिट वेक्टर। तो आर डॉट आर वाली टर्म तो रह जाएगी, आर डॉट थीटा भी ज़ीरो हो जाएगी और आर डॉट फाई भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। आर डॉट आर, ये तो डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, बाकी सारे जो हैं आर डॉट थीटा 0, आर डॉट फाई इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स के ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर डी आर। इसके बराबर आ जाएगा। अब चूंकि यू हैव टू टेक द लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल भी जो फिगर से आपको नज़र आ रही है, पाथ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, तो इसका लाइन इंटीग्रल ले लें। तो ए टू बी ई डॉट डी एल, ए टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर डी आर।
दिस इज लाइन इंटीग्रल। क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल का, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आर के ऊपर हो रही है। तो ए से बी ई डॉट डी एल क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर 1 ओवर आर स्क्वेयर डी आर ए टू बी। नाउ अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। आर माइनस 2 डी आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए टू बी आर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को बाहर ले आए, ठीक है। जो आर है इधर से माइनस, इसको बाहर ले आए तो 1 ओवर आर ए टू बी। तो इसका मतलब है कि लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल ए टू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको एक मिनट, आर बी क्योंकि आर के ऊपर हो रही थी, ये आ। अब आप अगर इस नेगेटिव को इसके अंदर ले जाएं, ठीक है, तो नेगेटिव को अंदर ले जाएंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ई डॉट डी एल ए टू बी दैट इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। इसको मैं कह देता हूँ कि इसको कहने से पहले क्यू को भी अंदर ले जाएं। ई डॉट डी एल 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए माइनस क्यू ओवर आर बी। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपको पता है कि आर ए जो है वो डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट ए का, ठीक है जी। इट इज़ ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन, और आर बी it is a distance of point B from origin. तो अगर यहाँ पर जो इंटीग्रल है ये क्लोज पाथ बन रहा है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ ए क्लोज्ड पाथ। देखें ना ये जा रहा है यूं करके, ये एक क्लोज्ड पाथ है। तो जो इंटीग्रल है, द इंटीग्रल अराउंड क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो। इंटीग्रल जो होता है क्लोज पाथ के अराउंड, वो ज़ीरो के
बराबर होता है जब आप ये कह दें कि आर ए जो है वो आर बी के बराबर है। लाइन इंटीग्रल नाम का क्लोज पाथ ज़ीरो ही होता है हमेशा जब आई आर के। तो इसका मतलब है कि ई डॉट डी एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देखें ना, इसके अंदर अगर आर ए को मैं आर बी के बराबर कर दूं तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा ना। ये देखो इधर मैं लिखूँ कि ये ए है ई डॉट डी एल, आप उसके अंदर वैल्यूज़ रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए माइनस क्यू ओवर आर ए। तो ये तो काट गया तो कितना हो गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि ई डॉट डी एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ई डॉट डी एल जो है वो ज़ीरो के बराबर है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 आ गई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर अगर हम स्टोक्स थ्योरम लगा दें अप्लाई स्टोक्स थ्योरम ऑन इक्वेशन नंबर 4, तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है किसी वेक्टर फंक्शन का वो कन्वर्ट हो जाता है सरफेस इंटीग्रल के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पर वेक्टर फंक्शन ही है आपका, तो ई डॉट डी एल इज़ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी ए। अब यहाँ पर ई डॉट डी एल की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 ये इक्वेशन 5 होगी, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ इसके अंदर अब जो एस डी ए इंटीग्रल है दैट कैन नॉट बी ज़ीरो बट डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन डेल क्रॉस ई जो है ये ज़ीरो के बराबर है। इसको आप कह दें कि दैट इज़ इक्वेशन नंबर 6। तो ये हमने जो इक्वेशन 4 और 5 है ये किसके लिए हमने प्रूव किया है, पॉइंट चार्ज एट द ओरिजिन। ठीक है, we have proved equation 4 and 5 for the point charge at the origin। जो ओरिजिन के ऊपर पॉइंट चार्ज है उसके लिए हम इसको प्रूव किया। अच्छा, अब अगर आपके पास ये तो एक पॉइंट चार्ज था, अगर आप कहते हैं आपके पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, एक नहीं है, तो इफ़ वी हैव मैनी पॉइंट चार्जेस
अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो फिर हमें इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन states that the total इलेक्ट्रिक फील्ड E के जो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E है इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड्स, यानी कि हर पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड है उन सब का आप क्या ले लेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे। यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो ऑन। तो अगर आप इनका डेल ले लें, ठीक है, तो डेल क्रॉस E इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस E1 प्लस डेल क्रॉस E2 प्लस डेल क्रॉस E3 अप टू सो ऑन। तो ये सारे जो डेल क्रॉस वाले ये क्या होंगी टर्में, 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू सो ऑन, ये तो 0 है, तो लिहाजा डेल क्रॉस E इज़ इक्वल टू 0। तो चाहे नंबर ऑफ भी पॉइंट चार्जेस हो तो उनके लिए भी आप जब निकालेंगे तो डेल क्रॉस E जो है वो 0 के बराबर होगा। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, आपने कर लेना खुद, प्रॉब्लम 2.19। इसमें जो इक्वेशन दी हुई है ये जो इक्वेशन है ना, ये जो आपने पढ़ी हुई है पीछे, ये E ऑफ R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ऑफ R प्राइम R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर D ऑफ प्राइम। ये जो इक्वेशन है ना, इसका डेल क्रॉस E निकालना है। ये 2.19 प्रॉब्लम, ये जो इक्वेशन दिया है इसका डेल क्रॉस E निकालना। अब ये वॉल्यूम के अंदर जा रहा है ये, तो अब ये उस तरह सिंपल नहीं रहेगा जैसे पॉइंट चार्ज का। इसमें अब आपको इंटीग्रेट R पे भी करना पड़ेगा, थीटा पे भी करना पड़ेगा और फाई पे भी करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उससे, लेकिन हो ईजीली जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो फील्ड से रिलेटेड था यहाँ पर पोर्शन, वो हमने तकरीबन उसको कवर कर लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था। नाउ विल वी मूव अहेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो है वो आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। जिस तरह आपने EMT1 या EMT2 के अंदर भी पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ए स्केलर क्वांटिटी।
सो इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पोटेंशियल के अंदर तो सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड को देखना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसमें नंबर 1 पे जो है वो चीज़ हम पहले तो समझने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल को। इंट्रोडक्शन टू पोटेंशियल। अब जो प्रीवियसली आपने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर है, एक वेक्टर फंक्शन है, बल्कि आप समझ लें कि एक बड़ा ही स्पेशल काइंड का वेक्टर फंक्शन है जिसका कि कर्ल जो है वो 0 के बराबर होता है। अभी आपने कैलकुलेट करके देखा, और उसका डाइवर्जेंस जो है वो जो आपने कैलकुलेट किया है वो डाइवर्जेंस उसका रो और एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। वो चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो इसलिए डेल क्रॉस ई जो है वो 0 के बराबर निकला। ठीक है, अब वो जो भी उसकी साइजेस हो, पोजीशन हो, चार्जेस के जो कुछ भी हो, वो जिस जगह पर पड़े होंगे, जिस पोजीशन पर पड़े होंगे, वो वहाँ पर उसकी सराउंडिंग में एक फोर्स ऑफ फील्ड होगा, और उस फोर्स ऑफ फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम जो है वो देंगे। अच्छा, अब अगर आप जो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको रिड्यूस करें वेक्टर फॉर्म से किसी स्केलर फॉर्म के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो अगर हम इसको जो वेक्टर फॉर्म है उससे ज़रा सिंपल कर दें, इसको स्केलर फॉर्म में ले आएं, तो हमारे पास जो वेक्टर है उसका कर्ल तो 0 है, और जो स्केलर होगा उस स्केलर का फिर क्या होगा, उस स्केलर का ग्रेडियंट होगा, उस स्केलर का ग्रेडियंट। देखें ना, ये है अगर डेल क्रॉस ई 0 है, कर लिया आपने इसका, तो यहाँ इसका कर्ल होगा, यहाँ इसका डेल डॉट ई रो ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट फील्ड, स्पेशल काइंड ऑफ ए फंक्शन। लेकिन अगर हम इसको रिड्यूस कर दें एक स्केलर फॉर्म के अंदर, तो वो स्केलर फॉर्म क्या होगी, वो फिर ग्रेडियंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डेल वी में पोटेंशियल को कह रहा हूं, तो फिर आप वहाँ पर उस पोटेंशियल का, चूँकि स्केलर है, ना तो उसका कर्ल कैलकुलेट करेंगे और ना ही उसका डाइवर्जेंस, आप उसका क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट। ठीक है, उसका ग्रेडियंट जो है वो करेंगे कैलकुलेट। तो सपोज करें हम कि पहले एक फिगर जो है मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ये कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट बी है, तो ये एक पाथ 1 है और ये एक पाथ 2 है। अच्छा, अब आपने प्रीवियसली जो ये पढ़ा है, इसको आप कह दें ये फिगर 1 है। हमें पता है कि एज डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू 0, चूँकि डेल क्रॉस ई 0 के बराबर है, तो
द लाइन इंटीग्रल, तो जो लाइन इंटीग्रल है ऑफ ई अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज ज़ीरो, तो वो तो ज़ीरो के बराबर है। ठीक है जी, क्योंकि बिकॉज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो ये लाइन इंटीग्रल है जो कि ज़ीरो है, ठीक है, तो इसके अंदर जो लाइन इंटीग्रल है ई का, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ई फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक, इसका जो लाइन इंटीग्रल है इस सेम फॉर ऑल पाथ्स, ये सेम है तमाम पाथ्स के लिए, चाहे ए से बी की तरफ जाए या बी से ए की तरफ आए, तो ये तो सेम है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप अगर जाएं फ्रॉम ए टू बी, तो ये ए टू बी कौन सा है, ये पाथ 1 है, और अगर बी ए से बी की तरफ जो है, यहाँ से ए से बी और फिर बी से ए की तरफ आए, ठीक है, एंड रिटर्न अलोंग पाथ 2, और पाथ 2 से ही रिटर्न हो जाए, यानी कि इधर तक गए और इधर से ही आप वापस जो है वो आ गए। तो फिर इस सूरत में वी विल ऑब्टेन ई डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ई डॉट डी एल जो है वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। आप ए से बी की तरफ गए और फिर बी से ए की तरफ वापस आए हैं, लेकिन ए बी के बराबर पॉइंट नहीं है, इसलिए अब जो ये क्लोज्ड इंटीग्रल है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से ये पता चला कि इस जगह पर अब लाइन इंटीग्रल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ठीक है, बिकॉज द लाइन इंटीग्रल is independent of path। लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट है पाथ से, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे ए से बी जा रहे हैं या बी से ए की तरफ आ रहे हैं। तो फिर हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को, वी कैन डिफाइन ए फंक्शन कि v ऑफ r, यानी कि कोई पोटेंशियल माइनस ये कोई रेफरेंस पॉइंट ओ ले ले, ई डॉट डी एल, ओ से आर तक। तो ये ओ जो है ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये आपको ज़ीरो लगेगा, इसको थोड़ा सा इसके अंदर किंगरा डाल दें ऐसे करके, ठीक है, ताकि ये ज़ीरो ना लगे। तो यहाँ पर ये जो ये इस पर क्वेश्चन 1 जो है वो आप कह दें, हेयर
is some standard reference point. तो ये कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट से आपने पोटेंशियल को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन 1 में ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो पोटेंशियल है इट डिपेंड्स अपॉन आर, जो डिस्टेंस है इस रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, जहाँ पर वो चार्ज पड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वी पोटेंशियल जो है डिपेंड्स ओनली ऑन आर, ये सिर्फ और सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आर के ऊपर ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम जो है वो देंगे, ठीक है जी। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है कि यानी कि ये सिर्फ इस आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो भी आपने ये पॉइंट कंसिडर किया हुआ। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये तो आपने एक एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लिखी है पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेसिकली हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है उसको डिफाइन नहीं करते हैं। हम जब भी पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस से उसको डिस्क्राइब करते हैं। ये बात आप पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जो कोई चीज़ किसी जगह पे यूँ पड़ी होती है किसी हाइट के ऊपर, तो हम कहते हैं कि इट हैज़ ए पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल है। लेकिन जब आप उसके ऊपर वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन उसमें एज एन एनर्जी स्टोर होता है। मतलब अब ये इस जगह पर यूँ स्टिल है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको यहाँ से यहाँ तक ले आया हूँ, तो अब ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो होता है वो एक्चुअली पोटेंशियल ही होता है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज। ये फिर अब मैं कल इसको जो है वो डिस्कस करूँगा। अब टाइम ओवर हो गया, अब जिसकी प्रेजेंटेशन है भाई आ जाए वो।